बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं शहर का मौसम कैसा रहेगा। जुनेद है हमारे साथ। जुनेद, बताइए वेदर अपडेट्स क्या हैं? लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी लाहौर शहर का मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर के चंद मकामात पर जो है वो बादल तो रहेंगे, लेकिन शहर में बारिश होने के इम्कानात जो है वो इंतहाई कम है। अगर हवाओं की बात की जाए तो आज हवाएं 7 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो चलती रहेंगी। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है 58% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 48% तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से जो है हब्स की शिद्दत जो है वो बरकरार रहेगी। और महकमा मौसमियात का कहना है कि इतवार के रोज़ भी लाहौर शहर का मौसम खुश्क ही रहेगा और लाहौर शहर में मानसून हवाएं जो हैं आज रात के वक्त जो है वो चलने का इम्कान है, लेकिन बारिश के इम्कानात जो हैं वो लाहौर शहर में आइंदा 2 रोज़ तक जो हैं वो इंतहाई कम है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच जुनेद, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने हमें मौसम की सूरत हाल के हवाले से अपडेट किया। और आज की टॉप स्टोरीज की तरफ चलेंगे, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे, क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। दुर्रे नायाब, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर पुलिस में इख्तलाफात के हवाले से है। पुलिस में इख्तलाफात का सिलसिला जारी है। BA नासिर, जुल्फिकार हमीद, सूबा बदर, इससे पहले ये जो बड़ी उखाड़ पिछाड़ हुई है ये भी मेरे ख्याल से पुलिस इख्तलाफात ही थे या फिर जो भी था, लेकिन अब ये सिलसिला एक चलता चला जा रहा है, तो इससे जो काम पुलिस का है वो कौन करेगा? देखिए, ये टारगेटेड तौर पे मैं समझता हूँ कि हो रहा है कि पहले आपने DMG ग्रुप को सजा देने की कोशिश की। जो इस हुकूमत की पॉलिसियों पे हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको सूबे से जाना पड़ेगा। बल्कि मैं आपको एक ऐसे अफसर की मिसाल दे सकता हूँ जो कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी रहे, सुमैर अहमद सैयद, और DG LDA जब उनको लगाया गया तो उन्होंने हुकूमत की एक पॉलिसी से इख्तलाफ किया। इख्तलाफ करने का नतीजा ये हुआ कि उनको DG LDA की सीट से हाथ धोना पड़ा। बात यहाँ नहीं रुकी, बात यह है कि जब वो सीट से हाथ धो के वापस जाके सेक्रेटेरिएट में बिल्कुल खुडे लाइन पोस्ट में लग गए तो इस हुकूमत से वहां भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने उनको वहां से उठा के पंजाब से सूबा बदर किया, सूबा बदर करके फेडरल में भिजवा दिया। जब फेडरल में भिजवा दिया तो वो OST थे, उनको कोई पोस्टिंग तो नहीं मिली थी, लेकिन हुकूमत से फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, सजा भी यहाँ नहीं रुकती, उनको उठा के गिलगित बिल्तिस्तान भिजवा दिया। सही। अब ऐसा अफसर जो कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर रहा हो, अच्छे करैक्टर का है, मैंने उनके बारे में कभी कोई ऐसी बात ना सुनी ना देखी, उसके साथ अगर ये हो सकता है तो फिर बाकियों की क्या हैसियत है? अब जुल्फकार हमीद साहब, BA नासिर साहब, इन्हीं की चॉइसेस थी, बिल्कुल ऐसे ही, इन्हीं के आंखों के तारे बन के रातों रात वो आके लाहौर में अहम पोस्टिंग भी ली उन्होंने। बिल्कुल सही कहा। और शुएब दस्तगीर साहब जो कि बहुत अच्छी शोहरत के हामिल हैं और इसी गवर्नमेंट ने उसको सेकंड किया कि जी बहुत अच्छे IG हैं, बड़े अप टू राइट हैं और बड़े क्लास के ऑफिसर हैं। उनकी रिकमेंडेशंस में भी अफसरान ने जो किया सो किया और उनके बाद जो उनके साथ हो रहा है ये होगा। यहाँ से सिर्फ एक बात का मुआवजा करना बड़ा आसान है कि जो हुकूमत कहती है ना कि ब्यूरोक्रेसी, पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, तो आप देखें उनके साथ ताउन कौन करेगा? उनके साथ ताउन कौन करेगा? और आपके बातों में यकीन करके फैसले कौन करेगा? कल को डेफिनेटली नैब है, एंटी करप्शन है, आपके ऊपर केसेस बन सकते हैं। आप गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी को डिसाइड करके इंप्लीमेंट करने जाते हैं, उसके फाइनेंशियल रीजंस हैं। आज सेक्रेटरी एक्साइज जो था, DG एक्साइज, उसके साथ अकरम अशरफ गोंदल के साथ क्या हुआ है? ठीक है, कोई ये नहीं देखता कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन किसका था, ये फैसले की डिजायर किसकी थी। पुलिस सर्विस में भी उन अफसरान को पसंद किया जाना चाहिए जो जिनकी अपनी राय है एटलीस्ट, और वो सरकार की राय के अगेंस्ट अपनी राय देने की अपनी राय है, फिर उनको कोई टिके नहीं ना रहने देगा। तो फिर आपका मैंडेट क्या है? आप तो कहते थे कि तहरीक इंसाफ है, हम इदारों को खुद मुख्तार करेंगे, हम इदारे के सरबराहन को एक इत्मीनान देंगे कि वो अपने फैसले करें, इंडिपेंडेंट करें। पुलिस में जो पहला आपने एतमाद दिया वो तो आपको पता, दुरानी साहब वो तो आती, उन्होंने कहा जी मैं इस एतमाद से फारिग हूँ, मुझे आप जाने दें वापस। उसके बाद जो आपने एतमाद किया कि IGs की एक लंबी फहरिस्त है, आपने वो लगा दी। उसके बाद नीचे CCPOs की, DIG ऑपरेशंस की। अच्छा, फिर एक बात और भी कि एक DIG ऑपरेशन जाता है,
अपनी नाकिस कारकर्दगी भी बकौल हुकूमत के, बिल्कुल, फिर वो वापस भी वहीं आ जाता है। ये बात समझ से बाहर है चीज पॉइंट आउट किया कि अशफाक अहमद साहब की मैं बात करता हूँ कि वो गए भी और फिर वापस आके डीएजी ऑपरेशन दोबारा लग गए, क्योंकि पहले किसको खुश ना करने के लिए किसकी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट ना करने की सजा पाई, और जब उन्होंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया होगा, डेफिनेटली उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया होगा, एक्सक्यूज किया होगा, बंदा सीनियर्स के आगे जाके कर ही लेता है ना बात, तो फिर उनके माफ़ी तला के आगे दोबारा वही लगा दिया। तो ये एक्चुअली चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये इससे नज़र आता है कि आपने या तो बंदा मेरिट पे लगाया नहीं, और अगर लगाया तो फिर मेरिट पे हटाया नहीं। सही। अच्छा दुर्रनायाब, अब ये सिलसिला तो एक तरफ, मुझे ये बता दें इनके इख्तलाफात, इनके मामलात एक तरफ, जिनका काम है पुलिस का वो किसने करना है? अगर हर रोज हम यही खबरें सुनते रहेंगे, आज इख्तलाफात हैं, आज आगे निकलने की दौड़ है, आज आईजी चेंज हो गया। मैं ना इख्तलाफ नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक बड़ी रीजनेबल बात की थी। अगर आपके सीसीपी लाहौर साहब एक अच्छी जुबान इस्तेमाल नहीं करते अपने सीनियर अफसरान के बीच में, अगर उनको रिस्पेक्ट नहीं देते उनकी गैर मौजूदगी में अपने सबऑर्डिनेट्स को, जिस तरह की खबरें निकली कि सीसीपी ने अपने जूनियर एसपी या बाकियों के साथ मिलके आईजी के बारे में कुछ ऐसा बोला जिसमें आईजी साहब नाराज हुए, तो आज अगर वो उनकी पासदारी नहीं करेगा तो कल को किसी सीनियर या जूनियर अफसर की इज्जत कैसे महफूज रहेगी? इस पे अगर वो बैठे, अगर कोई सर्विस बैठती है, चाहे वो डीएमजी है, चाहे वो पीएसपी है, चाहे वो सेक्रेटेरिएट सर्विस है, चाहे वो आपकी पीसीएस सर्विस है, पीएमएस सर्विस है, तो उनका राइट है कि उनको सोचना चाहिए कि अखलाकियात से गिरी हुई नौकरी नहीं करनी चाहिए। बिलो द बेल्ट किसी भी ऑफिसर को, जूनियर को, सीनियर को नहीं पेश आना चाहिए एक दूसरे के साथ, और कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसके बाद अच्छा इनकी चैप्टर की ही ये निशानदेही के बाद आपने देखा कि सानिया लाहौर पे सीसीपीओ साहब ने फिर एक ऐसा जुबान छूट बयान दिया कि वो माशरे के में आपके लिए एक शर्म का बायस बना। फिर एक सब इंस्पेक्टर ने सीसीपी लाहौर के मुबैना तौर पे उसने भी कल ये बयान देना शुरू कर दिया कि मुझे इन्होंने अच्छे अल्फाज यूज नहीं किए तो मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ये सिलसिला तो चल पड़ा है, और यही बातें तो ये दोनों अफसर कर रहे थे कि किसी अफसर को इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए, इससे इसका मोरल डाउन होता है और इसके अंदर भी बगावत के जो। अच्छा, ये सब चीजें तो प्रैक्टिस का हिस्सा होती हैं, डिसिप्लिन और आपने इदारे का मोरल बुलंद करना है, ये चीजें भी हमें कहीं नजर नहीं आ रही हैं। मैंने ऐसे ऐसे ऑफिसर्स देखे हैं ना, चाहे वो सिविल सर्विसेज में हो चाहे वो पुलिस सर्विस में हो, वो किसी को बुला के बतौर सजा खामोशी इख्तियार कर जाते थे ना, तो अगले बंदे के सांस खुश्क हो जाते थे। वो कहते थे ठीक है जी आपका क्या मसला है, आप मसला बयान करें जी, ये मसला है। उन्हें कहा ठीक है आप जा सकते हैं, बस कोई बात नहीं, किसी को बिलो द बेल्ट ना कोई बात की, ना कोई गालिम गलोच की, ना किसी चीज के साथ को, उसको जी आप जाए। उसके बाद जो तहरीरी फैसले में उसने लिखा ना, उसकी सारी सर्विस कमर सीधी नहीं हो सकी। ये आपका मैंडेट है, ये आपका डेकोरम है, ये आपका इखलाकियात का दर्स है जो आपको हायर सुपीरियर सर्विसेज में दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली आजकल मुझे तो ये कहीं नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा दुर्रनायाब मुझे बताएगा, ये जो हम देख रहे हैं कि सुबह बदर किया जा रहा है, अनसर्टेनिटी की एक पोजीशन में सभी लोग आ जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ये सब कुछ हो जाएगा, किस बुनियाद पर होगा, तो फिर मेरे ख्याल से अपनी ड्यूटीज पे तो कोई अब ध्यान नहीं देगा। कम से कम अपनी नाअहली छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। मैं इस चीज पे बड़ा सीरियसली कन्विंस्ड हूँ कि जब आप खुद परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो आप मेरे पे क्वेश्चन उठाएंगे, आप पे क्वेश्चन उठेगा, आप सारे करेंगे, हमें शोकाजीज आप करवा के सारी चीजें उनको सुबह बदर करके फेंक दिया जाएगा और मैसेज दिया जाएगा तमाम सर्विस को कि जो बोलेगा, जो इस तरह की हरकत करेगा, हम उसको नौकरी नहीं करने देंगे। और ये आप देखिए ना, आपने सीट से हटा दिया, सीसीपीशिप से, ऑल राइट, ठीक है, आपको कोई और बंदा पसंद आ गया, आपकी चॉइस है, लेकिन ये मैसेज देना कि उठा के सुबह बदर फेंक दें और आप सूबे से बदर करके फेडरल से उठा के बलूचिस्तान या केपी के फेंक के, गिलगित फेंक के, इनको इनकी फैमिलियों से दूर कर दें, इनको इनके रिश्तेदारों से दूर कर दें, इनकी सारी उम्र जो सर्विसेज में इन्होंने अब गंवा के यहाँ तक पहुंचे हैं वहां चले गए। आपके अगर इतने ही मेरिट के खिलाफ आते ना तो इनकी तैनातियां होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल आपने नंबर वन, आपके पास रिपोर्ट्स नहीं थी कि बी एन नासिर साहब की क्या पोजीशन है, आपके जुल्फकार हमीद साहब की क्या पोजीशन है, उनके बारे में मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो क्या रिपोर्ट्स देते, आपको नहीं पता था। आपको पता था तो आपने उनको पोस्टिंग दे के बाद में ये सब कुछ किया। और अब आप मैसेज क्या दे रहे हैं? अब आप मैसेज दे रहे हैं सिर्फ एक सीसीपीओ को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिस तरह एक खबर ये भी उड़ी कि फेडरल गवर्नमेंट ने सीसीपीओ साहब को आशीर्वाद दी है कि जी आप टिके रहे, बाकी सबकी कोई मसला नहीं है, आप अपना काम जारी रखें और काम जारी देख लें कि सूबे की सबसे बड़ी पुलिस की जो स्ट्रेंथ है, पूरे पाकिस्तान की टॉप की पंजाब पुलिस है, वो एक सानिया मोटरवे पुलिस के मुलजम को नहीं पकड़ पाया और अभी तक उस पे कोई पेशरफ भी ऐसा नहीं हुई। तो ये छुपाए जाएंगे ना। आज ये दो बंदे सुबह बदर किए हैं, कल किसी के कपड़े उतारेंगे, परसों किसी को नोटिस करेंगे, उसके बाद किसी भी इंक्वायरी खोलेंगे ताकि पुलिस की जो परफॉर्मेंस एक्चुअली है वो ना हो।
और जो हालात हो गए हैं यहाँ पे, राजधानियों के, डकैतियों के, शहरी खौफजदा हो चुके हैं, वो तो बस अल्लाह ताला ही रहम करे, उस पर कोई तवज्जो नहीं है। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे और अगली खबर है शहर का, एक्चुअली ये बहुत बड़ा मसला बनता चला जा रहा है। 80,000 स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं। कॉर्पोरेशन अफसरान को फील्ड में रहने के अहकाम जारी किए गए हैं। दुर्नायाब इससे कबल भी एक दो दफ़ा गालिबन सीएम साहब ने इस चीज़ का नोटिस लिया है, लेकिन इस पर हुआ कुछ नहीं था। वो इसलिए हुआ नहीं, वो आप वही बात है ना कि ये एक, मैंने ना इस 10 साल तो तकरीबन PMLN की गवर्नमेंट रही, शहबाज शरीफ साहब भी निकले और बड़े बड़े लोग भी जो है ना वो सड़कों पे दिखाई दिए, लेकिन इस गवर्नमेंट में पहली बार ये हुआ कि जिस चीज़ पे नोटिस लिया जाता है ना वो उलट हो जाती है। और ये टॉप टू बॉटम है, मतलब कि ये नहीं है कि ये सिर्फ सूबे तक हर मामले में ये हाल हर फेडरल गवर्नमेंट भी जिस चीज़ पे नोटिस लेती है वो उनके हाथ से निकल जाती है, बेड़ा गर्क हो जाता है उसका, महंगाई उसमें हो जाती है, करप्शन उसमें हो जाती है, कीमतें इनसे कंट्रोल नहीं होती। लिहाजा लुबे लुबाब ये है कि जब जब बुजदार साहब सड़कों पर निकले, चाहे वो सफाई का मामला हो, बात नोटिस तक महदूद रही और नोटिस के बाद कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। स्ट्रीट लाइट्स का मामला हो, बात स्ट्रीट लाइट्स तक महदूद रही और अब 80,000 पॉइंट्स जो है वो आपके अंधेरे में, घुप अंधेरे में डूबे हुए हैं। आप उसके बाद पैच वर्किंग की बात करें, आप रोड रिपेयर की बात करें, सैनिटेशन की बात करें, बहुत सारी जिनको खुद मॉडल शाहराहें डिक्लेयर किया गया है, अंडरपास मंसूबों की बात करें, लाहौर गेटवे टू एंट्री ठोकर की बात करें, आपके वो तमाम प्रोजेक्ट जिसपे आपने रात के अंधेरों में गाड़ी चलाते हुए विजिट की है और एक साथ कैमरा लगा के आपने कहा जी अब गाड़ी चलाई जा रहे हैं और आप गुजरी जा रहे हैं, अल्लाह के फजल से आप जहां गुजरे अगले दिन कुछ नहीं हुआ वहां पे। इन द एंड आपको क्या किया कि MD लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को आपने हटा दिया। बिल्कुल। आपने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ओहदे से जो इजाफी तौर पे दिया गया था, कोई बहुत बड़े एहसान नहीं किया, उनके पास इजाफी ओहदा था, वो वापस लेके उनसे आपने कहा जी मैंने बड़ा काम किया है। यानी कि आपके अगर कहे का असर नहीं हुआ ना तो आपने ये नहीं माना कि मेरी बात का कोई असर नहीं हुआ, आपने बंदे को फारिग करके अपनी इज्जत बचाई। अब आपने स्ट्रीट लाइट्स में इतने अरसे से ये इशू चल रहा है, हमारे रिपोर्टर जमाली साहब रात को उनकी एक ड्यूटी होती है कि उन्होंने किसी न किसी इलाके में ना अंधेरे में खड़े होकर दिखाना होता है कि ये देखें यहाँ भी लाइटें नहीं जल रही, यहाँ भी नहीं चल रही। और ये ढूंढने की जरूरत नहीं है, नहीं अब आपको कितनी ऐसी शाहराएं नजर आती हैं। मुसलसल हफ्ते से वो ये काम कर रहे हैं और उस पर आपने क्या किया, आपसे जब कुछ लाइटें नहीं चलवा पाई तो आपने CO MCL को परसों हटा दिया, चीफ ऑफिसर MCL पे मलबा गिरा दिया। अब सड़कों की जो पैच वर्क है उस पर LDA पे मलबा गिरा दें, आपके जो पानी का मसला है उस पर वासा में मलबा गिरा दें, तो फिर एंड पे यही आपके पास रहना है ना कि इदारों के सरबराह हटाते रहे लेकिन आपकी बात में असर ना आए, उसका कुछ ना हो। बिल्कुल सही। एडमिनिस्ट्रेटर तो वो होता है जिसके बंद कमरे के अंदर बैठ के अहकामात पे फील्ड में नजर आए। माजी में आपके डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स भी इतना असर रखते थे कि वो जो बंद कमरे में बैठ के बात कर देते थे वो आपको फील्ड में नजर आते। वो शहबाज शरीफ साहब सब नोटिस लेते थे और फिर जो दौड़े लगती थी वो एक्चुअली नजर भी आती। मैं फैसल शहजाद साहब TM गुलबर्ग थे, बड़े फेमस TM होते हैं। एक दिन सुबह सुबह मैं ऑफिस आ रहा था तो मैंने देखा कि वो कलमा चौक अंडरपास की ना दीवारें साफ करा रहे हैं खड़े होके, खुद खड़े पीछे गाड़ी और साथ वो कह रहे थे कि दीवारें साफ कर दें, अंडरपास की ये कर दें, वो कर दें, बंदे लगे हुए हैं वो 12 क्लीनिंग कर रहे हैं उसकी। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा क्या हुआ है? कहते यार राज शहबाज साहब गुजरे हैं और उन्होंने कहा अगर मैं दोबारा गुजर गया ना तो तुम इस सीट से कभी नहीं गुजरोगे। तो कहते मुझे इतना मैसेज मिला है और मैंने सुबह उठ के ना तमाम तर बंदों को अलर्ट बुला के टाउन के गुलबर्ग के तमाम बंदों को कहा कि यार ये तमाम क्लिनिक होनी चाहिए और अगले दिन चंद घंटों के अंदर अंदर वो सारा चीजें रिजॉल्व हो गई। उसके बाद शहबाज शरीफ वहां से गुजरे ना गुजरे, कोई चीफ मिनिस्टर वहां पे आए या ना आए वो सेकेंडरी बात है और कोई आता भी नहीं। बिल्कुल ऐसे लेकिन इतना कम से कम इतना डर, किसी पे खौफ डर तो है कि उस चीज पे अगर एक्शन लिया गया, नोटिस लिया गया, काम तो हुआ है। अब स्ट्रीट लाइट्स ना होने से हमारे पास चोरी डकैती की गली मोहल्लों में वारदातें, इवन मेन शाहराहों पर ये चीजें बढ़ती चली जा रही। वो तो ना ये हालात हो गए आपके लॉ एंड ऑर्डर के कि अब तो रात का भी डाकू सहारा नहीं लेते, अब तो दिनों में दिन की रोशनी के अंदर डकैतियां हो रही हैं, दिन की रोशनी के अंदर राजधानियां हो रही हैं, लोग अपनी दहलीजों पे लुट रहे हैं। और ये दिन की बात है, मैं कल की खबर पढ़ रहा था हरबंसपुरा में जो वाकया हुआ कि वहां पे दहलीज पे अपना एक बंदे के साथ डकैती हो गई, आपकी स्नैचिंग बहुत ज्यादा हो रही है मोबाइल की और दीगर। मैं ये देख रहा था कि ये तो हम कराची की खबरें पढ़ा करते थे, वहां पे लॉ, तो क्या आप लाहौर शहर को भी उसी तरह जो पैरामिलिट्री फोर्सेस रेंजर्स हैं उनकी तरफ लेके जा रहे हैं ताकि वो आए और फिर कंट्रोल करें और सिक्योरिटी के मामला संभालें? क्योंकि पुलिस तो हमारी जो है ना वो ट्रांसफर पोस्टिंग पे ही लगी हुई है आजकल, उसके अलावा हमारी पंजाब पुलिस को काम कोई नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दुर्नया मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर हमारे यहाँ एक ये बहुत रिवाज बनता जा रहा है कि आपने चीजें एक दूसरे पर डाल देनी है। MCL की
बात कर लें, आप सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बात कर, यही डिसाइड नहीं हो पा रहा होता कि किसकी जिम्मेदारी है, किसने ये काम करना है। अगर आप इंतजामिया से पूछ लें, डीसी साहब से पूछ लें, तो ये चीजें इस पे काम हो रहा है, फलां की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फलां, ये चीजें तायुन करने में इतना टाइम लग जाता है कि आपकी ये चीजें वैसे ही डिले होती चली जाती हैं। वो जैसा बंदा ऊपर बैठा होता है ना, उसको वो वैसे ही ट्रीट करते हैं। अगर आपको कुछ रूल्स पता है ना, तो आपको चक्कर कोई नहीं दे सकता। अगर मुझे बताओ रिपोर्टर एक रूल पता है तो मुझे कोई चक्कर नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पे हमारी जो पीटीआई की गवर्नमेंट अब नई आई है, वो अभी 2-2.5 साल हो गए हैं तकरीबन, अभी वो ज़ेरे तरबियत है। उनको नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ है, उनको नहीं पता कि लाहौर शहर की तमाम तर सफाई जो है वो LWMC की जिम्मेदारी है, और जो प्राइवेट सोसाइटीज हैं, जो कंटोनमेंट के एरियाज हैं, वो DHA हैं, वो उससे बाहर है। ये क्लियर कट बात है। इसी तरह 49% जो लाहौर है वो वासा की जिम्मेदारी नहीं है, 51% जो है वो वासा की जिम्मेदारी है। बहुत सारे फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं 200 के करीब, वो वासा ने अडॉप्ट किए हैं MCL से, बाकी वासा की जिम्मेदारी। देखिए ये चीजें तो तजुर्बे के साथ और अहमियत और जरूरत नजरिया के तहत समझने से हासिल होती है। ये कोई आपको आके नहीं बताता। बिल्कुल ऐसे आपकी वर्किंग क्या है बतौर चीफ मिनिस्टर, आपकी बतौर एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस आपकी वर्किंग क्या है, आप किस बंदे को कहां पकड़ते हैं। ये चीज भी माजी में नोट की गई कि जब एक चीफ मिनिस्टर किसी दौरे पे आता था तो वो एग्जैक्ट उस जगह जाता था, यहां मसला होता था, और मसला वाली जगह पहुंच के 1-2 मिनट के अंदर उसने बस ये भी मुअत्तल, वो भी मुअत्तल, ये भी फारिग, वो भी फारिग, टाइम भी नहीं जाया होता था। इतनी ग्राउंड वर्किंग होती थी कि ईच एंड एवरीथिंग उनको पता होती थी। आते थे एग्जैक्ट पॉइंट पे आके बस उन्होंने काम करके चले जाना होता था। लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर पूरी पूरी रात सड़कों पे फिरते हैं और उसके बावजूद मसाइल हल नहीं हो रहे। मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही है ना, पता नहीं आपको कैसे हजम हो जाती है बात। नहीं, वो मुझे असल में लगता है कि सिर्फ शहर की सैर करने के लिए सूबे का सबसे बाइख्तियार बंदा, सूबे का सबसे बाइख्तियार बंदा इंडिपेंडेंट फिर रहा है गाड़ी में, और लेफ्ट राइट पूरा चौबंद होके देख रहा है वो कि कहाँ सफाई है, कहाँ लाइट नहीं है। आपने क्यों नोटिस कराना है चीजों का, उसमें तमाम काम जो थोड़ा बहुत बेहतर भी होगा नोटिस के बाद वो भी खराब हो जाता है, इसलिए आप ना ही नोटिस करवाएं इस चीज को। ये है कि नजरसानी कर लें, चलें कुछ और किसी को ये इख्तियार थोड़ा सा देख लें, शायद उनका डंडा काम आ जाए। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये फिर अब कमिश्नर साहब बेचारे जोर लगा रहे हैं, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब जो ना चाहते हुए भी जोर लगा रहे हैं। लेकिन ये बहुत अहम मामला है। 80,000 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं। खैर, अगली खबर की तरफ जाते हैं। प्लाजों के सामने रॉन्ग पार्किंग खत्म कराने में टीपा नाकाम है। अब ये शहर का एक बहुत बड़ा मसला है रॉन्ग पार्किंग। आप सिटी ट्रैफिक पुलिस से बात कर लें तो बहुत सारे मसाइल वो कहते हैं कि हैं ही रॉन्ग पार्किंग की वजह से। परसों एक इजलास था ट्रैफिक पुलिस का, और उसको जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी साहब उसको चेयर कर रहे थे। वहां पे उन्होंने ये पॉइंट आउट CTO साहब ने की कि ये बड़ा मसला है रॉन्ग पार्किंग की वजह से। वो कहते कि मैं आज मीटिंग में पहुंचते हुए 3 जगह फंसा रहा हूँ, तो रॉन्ग पार्किंग को आप कैसे खत्म कर सकते हैं। वहां से मैंने ये पॉइंट नोट किया और उसके बाद मैंने ये स्टोरी खुद दी है कि रॉन्ग पार्किंग के असल में इख्तियारात हैं किसके पास, और ये जो बड़े बड़े प्लाजा मालकान हैं जिनके पास अरबों की जायदाद है, करोड़ों रुपए का बिजनेस उनका मंथली है, पार्किंग का कोई इंतजाम उनको 5,000 तक जुर्माना भी करना कोई दरकार नहीं करता। और इख्तियार किसके? टीपा का। टीपा के पास स्पेशल मजिस्ट्रेसी राइट है, उनका स्पेशल मजिस्ट्रेट टीपा में बैठता है और उनका पूरा एक डिपार्टमेंट है, पूरा एक विंग है, पूरा रेगुलेशंस है कि वो जाके किसी भी पार्किंग के सामने, किसी भी प्लाजे के सामने, किसी भी इमारत के सामने अगर सरकारी हदूद में पार्किंग होती है, इलीगल पार्किंग होती है और डेजिग्नेटेड पार्किंग नहीं होती, तो उसको स्टेट में जुर्माना करेंगे। जुर्माना की हद कोई डिफाइन नहीं है, आप मैक्सिमम जुर्माना, ये तमाम रूल्स मौजूद हैं दुर्रे नायाब, इस पे अमल क्यों नहीं होता? यही तो बात है। ये जब बात मैंने कल चीफ ने टीपा से पूछी है तो वो कहते हैं जी कि बस हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, और मैंने बड़ा सख्त इसमें नोटिस लिया, ये हो गया, अब हम एक मुहिम चलाएंगे। और मैंने कहा जी कि मंथली आपने कितने समझे के चालान किए और कितने पैसे आपको आए, तो पता लगा कि 1 साल में सिर्फ आपने 40 लाख रुपए के चालान किए। इससे ज्यादा आप रेवेन्यू ना जनरेट कर सके। और ना होता यह है कि लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, प्लाजों में जाते हैं, थोड़े बहुत अपने खर्च लेके खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, और बंदे जो साल से एक ही ड्यूटी पे लगे यही होते तो हैं, सिस्टम को तबाह कर रही है ना चीजें। अगर हम इन्हीं को ही खत्म नहीं करेंगे, तजावुजात के मसले में बात कर लें तो वो यही मसला है कि जी 1-2 दिन आप ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद यही पैसे दे दिला के कानून ना होने का रोना है, कहीं कानून की मौजूदगी में उसको इस्तेमाल ना करने का रोना है, कहीं पे मैनेज होने का रोना है कि जी ये एहलकार नजराने लेके चुप हो जाते हैं,
इनके मंथली जो है वो इनके साथ सेटल्ड हैं और उनके रिकॉर्ड में देखें जहां जहां रॉन्ग पार्किंग हो रही है उन इमारतों उन प्लाजों को माजी में कहीं भी जुर्माना नहीं किया गया। तो आपके पास कानून है, कानून को इस्तेमाल करें, कानून के मुताबिक लोगों को पाबंद तो करें। कानून तो आपके घर पे और दहलीज पे चल के तो नहीं आएगा। अगर आप उसको इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, आपके पास कोई जुर्माने से बार बार बाज नहीं आ रहा, कोई जुर्माना अदा नहीं कर रहा, उसको इम्प्रिजनमेंट की सजा भी स्पेशल मजिस्ट्रेसी राइट में दी जा सकती है, FIR हो सकती है, गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। भाई आप कानून तो इस्तेमाल करें। बिल्कुल। और अगर कानून इस्तेमाल नहीं कर रहे तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे कोई पूछने वाला भी नहीं है। अब जैसे हमने CM साहब की बात की, दौरा तो उन्होंने शहर का किया है, बहुत सारे पॉइंट्स, ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जहां जहां रॉन्ग पार्किंग हो रही है अहम शाहराहों पे सभी को ही पता है, लेकिन ना तो कभी इस पे कोई नोटिस लेता है, ना तो जगह कोई पॉइंट आउट करता है, ना ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई तो दूर की बात है, कोई पूछता भी नहीं है। अच्छा, आप भी जान जान के दुखती रंगे छेड़ती हैं। जब अंधेरी रातों सुनसान राहों पे दौरे होंगे तो कौन मसाइल जानेगा, मुझे आप बताएं। सही कह रहे हैं आप रात को मैंने तो पहले कहा है, मेरे ख्याल से वो सिर्फ सैर करने के लिए शहर के निकलते हैं। शहर की अंधेरी और सुनसान रातों पे जो है ना राहों पे निकल पड़ते हैं और जाके देखते हैं तो सब अच्छा की रिपोर्ट, कोई 2-4 चीजें नजर आती हैं रात को, सफाई कहीं नहीं हो रही होती, ढेर लगे होते हैं। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए आपको मेरा ख्याल है पीक टाइम पे निकलना चाहिए। आपको पीक टाइम, ऑफ पीक टाइम, ऑन पीक टाइम, मेजर जो एरियाज हैं उस पे जाके आपको देखना चाहिए और फिर आपको पकड़ना चाहिए इदारों को कि जी अब आए, आके बताएं ये चीजें। लेकिन पकड़ने वालों ने ये कह देना है कि जी माफिया है और माफिया के सामने हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हमेशा एक यही वर्ड मिल जाता है। अगर आप महंगाई की बात कर लें, तजावुजात की बात कर लें, तो माफिया के आगे तो ये सभी लोग बेबस हैं। पकड़ने वालों की ये हालत है कि रात को वो अगर दौरा करके खबर बनाते हैं तो अगले दिन जारी करते हैं, बिल्कुल, ताकि उसको पूरा दिन प्रोजेक्शन मिले। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। वो इतनी टेक्निकल माइन्यूट चीजें कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमने रात को ही खबर दे दी तो 2 घंटे चलेगी, 1 घंटा चलेगी, अगला दिन शुरू हो जाएगा, नया खबरनामा शुरू पूरा दिन तो भाई सुबह देंगे, रात तक पता लगेगा कि वजीर आला जो सड़कों पे निकले हुए थे और बड़ा उन्होंने जबरदस्त काम किया कि एक GoPro कैमरा लगा के आपने गाड़ी में और गाड़ी चलाई जा रही है। मुझे लगता है इसके बाद वजीर आला ने एक दिन में निकलने का भी प्लान बना लिया। अल्लाह करे निकले और निकल के सिर्फ 3-4 मॉडल रोड्स को देख लें। फिरोजपुर रोड इंशाल्लाह 3 से 4 जगह फंसेंगे। जेल रोड अगर वो 20-25 से ऊपर मीटर ले गए तो मैं भी मान जाऊंगा। सही कह रहे हैं। माल रोड पे नहीं जी, मैंने तो बहुत दफा देखा दौरे ने, आप जब CM साहब गुजरते हैं सारी ट्रैफिक को रोक दिया जाता है और वो गुजर जाते हैं। आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक है। आप रूट से हट के कभी किसी प्राइवेट गाड़ी में, कभी किसी आप कमिश्नर साहब की गाड़ी में बैठ के चलें, एक गाड़ी उनके साथ होती है, उनके पास तो कोई प्रोटोकॉल बड़ा लंबा चौड़ा नहीं, आप उनकी गाड़ी में बैठे और आपके जी आए आप जरा शहर में 2-3 रोड्स करें, फिर शहर के असल मसाइल क्या है फिर आप बता सकेंगे और देख भी सकेंगे। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर शामिल कर लेते हैं। और अगली खबर हमारे पास है, गैस चोरी में रिकॉर्ड इजाफा, लाहौर रीजन 18% के साथ सरे फहरिस्त है। दुरने आप बिजली चोरी देख लें, हम सरे फहरिस्त हैं और फिर खसारे किसको भुगतने पड़ रहे हैं? वो लोग जो कि बिल अदा कर रहे हैं उन्हीं को डबल बिल। अब गैस चोरी में भी जितने हम मसाइल देखते हैं, जो बड़े गैस चोर हैं उन पर हाथ डालने से गुरेजा हैं और फिर मसाइल क्या हैं? आपको अभी से ही लोड शेडिंग गैस की जो है वो देखनी पड़ी है। बहुत सारे लोग अभी से ये एहतजाज पर आ गए। नहीं, हम पानी चोरी में भी बिल्कुल आपने सही कहा। आप पानी चोरी की बात करें, चोरी सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी का नल काटा और वहां पे अपना जॉइंट लगा के ले लिया उसका कनेक्शन। चोरी ये भी है कि आपने दानिस्ता तौर पे कई महीने पानी इस्तेमाल किया और फिर धड़ल्ले के साथ, ढीठ पुने के साथ आप उसका बिल ना दें। और इसमें तमाम तर माजरे के सर सरकारी महकमे सर फहरिस्त हैं। पिछले दिनों आपने खबरें डिस्कस की होंगी कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिला के कुछ 60-65 करोड़ रुपए सिर्फ लाहौर शहर में वासा के देने हैं। बिल्कुल, और वासा भी 100% लाहौर शहर में सर्विस प्रोवाइड नहीं करता पानी की, लेकिन आपने 60-65 करोड़ रुपए देने हैं और ऐसे महकमे को जो खुद अरबों रुपए के खसारे में चला गया इसी वजह से। सिमिलरली आपका लेस्को और अब आपका जो उसके बाद सुई गैस ये सफर करना, आपने लेस्को के बाद अगर वासा पे एक्शन किया होता है, वासा के बाद अगर किसी और इदारे पे एक्शन किया होता तो आज आप सुई गैस पे ना जाते। कल को आपका क्या होगा? कल आप सुई गैस से निकल के LDA में जाएंगे, वो भी नादिंदगान की एक लंबी फहरिस्त होगी। LDA से निकलेंगे MCL में आएंगे, वहां पे एक लंबी फहरिस्त होगी नादिंदगान की। तो उसके लॉसेस जो है यहाँ पे तो बराह रास्त आवाम को इफेक्ट करने पड़ रहे हैं। लेकिन जब इदारे अपनी रिकवरी नहीं करते, एक्साइज अपना रेवेन्यू हदफ पूरा नहीं करता, LD अपना रेवेन्यू हदफ पूरा नहीं करता,
तो अल्टीमेट उसका खसारा जो है वो पंजाब हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ता है बिल्कुल और चिप इन करना पड़ता है अपना तमाम तर रेवेन्यू इदारों को चलाने के लिए। मैं अगर आपको सिर्फ बताऊं ना कि 2 अरब 20 करोड़ रुपए वासा को रेवेन्यू लॉस की मद में जो है वो सरकार दे रही है सालाना, 1 अरब और 90 करोड़ रुपए पीएचओ के रेवेन्यू लॉस की मद में सरकार दे रही है सालाना। मैं आपको टिप्स पे वो महकमे बता सकता हूं कि जिनको इस दहाने पे पहुंचाया गया कि वो तुफैलिए हो गए, यानी कि पैरासाइट हो गए, आपने उनको उनके पैरों पे खड़े करने की बजाय इस तरह चीजों को नजरअंदाज करके उनको खुद फीड करना शुरू कर दिया, बजाय कि आप पूछते कि भाई आपके पास इतने रेवेन्यू जमा करने के वसाइल हैं, आप क्यों नहीं रेवेन्यू इकट्ठा कर पा रहे। सिर्फ अब आप सुई गैस की बात करें कि सुई गैस, लेस्को या वासा या ऐसे इदारे जो पब्लिक से बराह रास्त होते हैं, आप लाइन लॉसेस हो गए, आप गैस शॉर्ट फॉल हो गया, बाकी मत की बात में वो आप सार्फिन को उसका बोझ डाल देते हैं और एक दिन आपका बजट जो आपका जो बिल है बिजली का वो छत पे लगा होता है, उसके बाद आपको जब बहुत सारा शोर मच जाता है ना, आप थोड़े थोड़े करके उसको अगले बिलों में एडजस्ट बिल्कुल ऐसे। लेकिन इस खबर में वाज़ेह तौर पर ये लिखा गया है कि साल से किसी बड़े सारिफ को नहीं पकड़ा गया। एक गैस चोरी का पाइप जब जाता है, आप किसी भी बिल्डिंग में चले जाएं, किसी भी आबादी में चले जाएं, तो वो एक पाइप को कट लगाते हैं, उसके बाद 100 बंदों को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसी तरह कच्ची आबादियों में एक कनेक्शन पे कट लगता है और एक 2 3 मरले के जो क्वार्टर है 100 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। महकमा इससे बेखबर है, मुझे सिर्फ ये बता दें। माजी में ऐसे ऐसे ऑपरेशंस भी किए गए और पकड़े गए हैं। मैं सिपरा की खबरें देखता रहता था कि जो झुग्गियां बनाई होती है ना, जिप्सीज रहते हैं जहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ टेंटिंग लगा के काम किया होता है, वहां तक एक पाइपलाइन से गैस के छोटे छोटे कनेक्शन एक सिंगल बर्नर यूनिट के दिए गए हैं। उन झोंपड़ियों के अंदर गैस दी गई है और मुख्तलिफ आग लगने के वाकयात और चीजें जो है ना, वहां से ये चीजें प्रॉब हुई कि भाई ये कैसे हो गया। उन्होंने कहा जी ये तो अंदर गैर कानूनी गैस इस्तेमाल कर रहे थे झोंपड़ियों के अंदर, और रात को सो गए हीटर चला के या कुछ भी करके सो गए और रात को सुबह उठे तो उठ ना सके। तो ये चीजें जो हैं वो आपको इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। दूसरी बात, एक बड़ी कॉमन शिकायत होगी कि अगर सुई गैस की पाइपलाइन कहीं पे डैमेज होती है और कहीं से उसकी लीकेज होती है, तो अब सुई गैस उस तरह से प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं करती जिस तरह कभी माजी में होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। समटाइम पानी जहाँ पे लीक हो रहा होता है वहां पे कुछ सुई गैस की जो लाइन है वो भी डैमेज हो जाती है, तो पानी में बुलबुले जो है ना बड़ी तेजी के साथ या बबल्स तेजी के साथ शो करते हैं कि कहीं से गैस भी उसके अंदर मौजूद है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता। इसी तरह बहुत सारी लाइनें तोड़ दी जाती हैं। अब आपके फिरदौसपुर के अंडरपास के दौरान बहुत सारी पानी की और सुई गैस की लाइनें तोड़ी गई। वो इतना बड़ा लॉस है लाइन का आपका, जो वो लॉस भी एक तरह से देखा जाए तो चोरी के बाद दूसरा बड़ा फैक्टर है हमारे इस इदारे को नुकसान पहुंचाने। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस पे कोई एक्शन नहीं। और अभी हम कल अपने नाजरीन के साथ एक खबर भी शेयर कर रहे थे कि गैस की बंदिश और इसके साथ साथ लोड शेडिंग पर मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज भी किया जा रहा है। अब अगर यही सूरत हाल रहेगी ना, तो आप गैस चोरों को पकड़ेंगे और जो जहां पर जो कुछ भी हो रहा है वो उतारेगा। तो फिर आपका जो लाइन डिटेक्शन सेल है वो तो डिटेक्ट नहीं करता ना कि इश्यूज आ कर रहे हैं। अगर वो डिटेक्ट करें ईमानदारी के साथ, प्रेशर देखे कि गैस कहाँ पे लीक हो रही है, कहाँ से उस मसला हो रहा है, तो आपको ये गैर मुनसिफाना फैसला ना कर रहे। ये गैर मुनसिफाना फैसला है कि आप चाइना टाउन जैसे मुतवस्सित इलाके को बिजली ना दें। आप गुलशन रावी की मैं कल खबर पढ़ा था, वहां पे गैस ना आने की वजह से उन्होंने एहतजाज किया। आप मुतवस्सित लोगों को बिजली ना दें। आप गुलबर्ग की जो है गैस बिजली पूरी रखें, पोश इलाका है। आप माल रोड और आप अपर जो सरकारी इदारे हैं, सेक्रेटेरिएट हो गए, वहां की गैस बिजली पूरी रखें। आप तमाम GORs जहाँ पे वज़ीर-ए-आला साहब खुद भी जाते हैं, बाकी लोग भी तो बिल दे रहे हैं ना, उनके साथ क्यों ये तो गैर मुनसिफाना बात है कि आपका एक GM फैसला करता है कि अच्छा आज इतना लॉस हो रहा है, गैस हम पूरी नहीं दे पा रहे, तो चलें जी आप गुलशन रावी की बंद कर दें, आप इचरे की बंद कर दें, अंदरून की बंद कर दें, आप शादरा की बंद कर दें। क्या वहां इंसान नहीं रहते हैं? बिल्कुल। क्या वो पर यूनिट या पर वो रेट जो फिक्स है गैस का वो आपको नहीं दे रहे? आपको ये क्यों करना पड़ रहा है? आपको इसलिए करना पड़ रहा है कि आप इन चोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे, आप ना दहिंदगान से पैसे वसूल नहीं कर पा रहे, आप इन लोगों को पकड़ नहीं पा रहे, इन लोगों का जो है इनके आगे खड़े होने की आपकी सख्त नहीं रहेगी। बिल्कुल ऐसे। तो फिर आपको यह होता छोड़ देना चाहिए। अच्छा, मुझे अब अफसोस इस चीज का है, हर तरफ हर खबर में मसाइल ही मसाइल नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद ये भी शहर का एक बहुत बड़ा मसला है, लटकते बिजली के तार, जिसके लिए बार बार निशानदेही की गई है और अब कमिश्नर ने लेस्को चीफ को मरासला भी लिखा है। जगह जगह बिजली के लटकते तार
जान का खतरा बन गए हैं। ये सिर्फ अंदरून शहर में नजर आती थी चीजें, और अब आपको पूरे शहर में यही मसाइल नजर आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आप यहाँ बाहर निकले तो टाउनशिप में कोई मसला निकल आएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया सही कह रहे हैं, और हैवी ट्रांसमिशन लाइन है, हर बिल्डिंग के बाहर अब ये चीजें नजर आ रही हैं। अब 3-4 कैटेगरीज में हम लाहौर को देख लें कि एक तरफ आपकी हैवी ट्रांसमिशन है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वो तो बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि वहाँ पे तो ऐसे खतरनाक ट्रांसमिशन लाइंस हैं, अगर उसके अंदर कोई झोलपन आ जाए, उसके अंदर कोई तो वो तो इंसान को अपनी तरफ खींचती है। बिजली तो आपको पता है इंसान को अपनी तरफ खींच लेती है। इसी तरह अंदरून शहर में तो मैंने ऐसे भी एरियाज देखे हैं कि जिसके अंदर लोगों ने लकड़ी के या जो वाइपर के रॉड्स होते हैं ना, जब वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहते वाइपर्स, तो उनके रॉड लेके उसको अपनी दीवार से लेके बिजली की तार तक टेंशन बरकरार करने के लिए लगाया हुआ है, ताकि ये हमारी बिल्डिंग लाइन से दूर हो जाए। आपने उसको बड़े धकेलने के लिए अपनी दीवारों से बिजली की तारों को अंदरून शहर के गलियों के अंदर के ऐसी ऐसी लकड़ी की रॉड्स लगाए हुए हैं, लकड़ी के आपने प्लैंक्स लगाए हुए हैं, आपने लकड़ी की लाठियां लगाई हुई हैं कि आपकी बिल्डिंग को ना छुएं। ये जो चीजें हैं ना, ये और हमारे यहाँ पे जिम्मेदार जो हैं, जब कोई वाकया हो जाता है तब वहां पर पहुंचते हैं। आप तूफान आते हैं, बारिशें होती हैं, बड़े बड़े इस तरह के हादसा होते हैं, वही जो तारें हैं वो आपकी आबादियों के साथ, दीवारों के साथ छूती हैं, करंट आता है पानी में, इमारतों में, खंभों में, जिसको लोग पकड़ के अल्लाह ताला को जो है वो खल्के की जा मिलते हैं। ये वाकयात आम है, लेकिन हम इसकी रीजनिंग पे बात नहीं करते। हम सिर्फ ये कहते हैं जी कि वो खंबे को छूने से, करंट से लगने से शहरी जहां बक कोई खुदा ना खास्ता बच्चा जहां बक हो गया, हम सिर्फ ये चीजें डिस्कस करते हैं। हम ये नहीं कहते कि यार उस खंबे में करंट कैसे आया, उस दीवार में करंट कैसे आया, पानी जहाँ जमा था उसके अंदर बिजली कैसे आ गई, किसी भी इमारत को बिजली की 11 kVA की तार कैसे छू गई। हमने इन चीज़ों को डिफाइन कभी नहीं किया, जिसकी बहुत अशद ज़रूरत है। और मेंटेनेंस अगली गर्मियों से पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है लेस्को से कि आज से स्टार्ट करें, ताकि अगली गर्मियों से पहले जो लाइन लॉसेस हैं, मानसून से पहले जो आपकी तारों के मसाइल हैं, अगले मुहर्रम आशूरा से पहले, मरकजी जुलूसों से पहले जो आपने रूट्स क्लियर करने हैं, वो आज क्यों नहीं करते? बिल्कुल ऐसे ही। आपके वो महकमे क्यों आप उनको अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कि रिहायशी इलाकों में ऐसे है, मार्केटों में भी बुरा हाल है। दुकानों के आगे जिस तरह से बिजली के लटकते तार हैं, बाहर स्टॉल्स लगे हैं, उन्हीं के ऊपर तारें हैं, बिल्कुल हर किसी ने अपनी दुकान के आगे से, ये बहुत ज्यादा खतरा है। तारें हैं और उल्टे मीटर हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। मीटर ऐसे ऐसे हमने हालतों में देखे हैं जो कि बेचारे बिल्कुल ही डिसफंक्शनल हो चुके हैं और आपकी कोई कैपेसिटी नहीं है। एक और भी अमूमन जो है ना, मुझे किसी ने बताया कि ये बहुत सारे मामला चल पड़े हैं कि बाज़ औक़ात मीटर रीडर्स ने अपने मीटर भी रखे होते हैं। अच्छा। वो आपको एक ऑफर करते हैं कि जी आप आएँ और हम बताएं, आप पूरा महीना बिजली इस्तेमाल करें, हम अपने एक मीटर पे उसकी करेंगे और कुछ दिन पहले मीटर रीडिंग से हम आपका ओरिजिनल मीटर लगा के जो थोड़े बहुत यूनिट होते हैं ना, उनकी एक्चुअल तस्वीर लेके एक्चुअल 100% एक्यूरेसी के साथ उसको आपके बिल पे पेस्ट करके आपको रिलीफ दे देंगे। तो ये सेल्फ रिलीफ के भी ऐसे ऐसे तरीके आ गए कि आप परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन आगे बढ़ाएंगे, ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर हमारे पास है जी फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे के हवाले से, जिसकी लागत 1 अरब 72 करोड़ तक पहुंच गई है। मजीद भी आगे पहुंचने इम्कानात हैं। दुरे नायाब, सस्ता अंडरपास महंगा हो गया है। गुलजार साहब का जो कहते थे ना कि अंडरपास गवर्नमेंट, पुरानी गवर्नमेंट से क्या काम किए होंगे जो तरक्याती काम इस दौर में हुए हैं। ये तो मैं सुन के थक गया हूँ। और उन्होंने जो अरबों खरबों रुपए लगा दिए, तो हमने क्या लगाएंगे? टेक्निक इस बार इन्होंने ये इस्तेमाल की है कि जो लागत है ना, उसको 2-3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। सही। और कंपोनेंट जो थे वो करोड़ों के दिखा के ना हमें कि जी हम तो देखें, हमने 97 करोड़ का ये टेंडर किया है और 97 करोड़ के अंदर आपको बेहतरीन अंडरपास मिलेगा, 2 लेन ड्यूल कैरिज पे जबरदस्त। और हम भी बड़े खुश थे कि बड़ी बात है। फिर अचानक पता लगा कि नहीं, इसका एक कंपोनेंट और भी है, वो है लैंड एक्विजिशन। सही। गुलबर्ग की महंगी तरीन अराजी 7.5 कनाल अराजी इन्होंने एक्वायर करनी है, जिसकी लागत कम से कम 40 करोड़ पे बनती है। वो 40 करोड़ भी ऐड होने हैं। मैंने कहा अच्छा यार, ये तो बात 97 करोड़ 40 ऐड करेंगे तो बात ऊपर चली गई। कहते कि बात अभी यहाँ नहीं रुकी। उसके बाद इन्होंने एक वाटर टैंक शामिल कर दिया करशी पार्क के अंदर। 6.5 करोड़ वो लागत भी डाल लें, तो 3-4 कंपोनेंट में इसको तोड़ के अपना तमाम तर मामला पेश करके, यानी दिखाया कुछ और पीछे कुछ किया जा रहा है। जिस दिन वज़ीर आला ने वहाँ पे संगे बुनियाद रखना था ना, तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा सस्ता प्रोजेक्ट है, बड़ा अच्छा है, बड़ा जरूरी है, 3 महीने में हम कंप्लीट करेंगे। वैसे 4 महीने में होना है, लेकिन मैं इनको कहता हूँ ये 3 महीने में कंप्लीट कर दें। और 97 करोड़ का टेंडर हो गया।
अब जब ये कंप्लीशन की तरफ जा रहा है तो पता लगा कि जनाब ये तो 1,70-72 करोड़ रुपए तक है इसकी कॉस्ट, और इसके अंदर वो तमाम कंपोनेंट्स हैं जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाए गए लेकिन उनको कंसोलिडेट नहीं किया गया, और उसके बाद जो चीजें एडअप की गई उनके पैसे भी डाल दिए गए, टैक्सीज हैं वो भी कैलकुलेट नहीं किए गए जो सरकार को जारी, बट टैक्स भी आपने देने हैं उसमें मुख्तलिफ है। तो अब बात यहाँ पहुंच गई कि जो बुजदार साहब करोड़ों रुपए का मंसूबा था वो अरबों में पहुंच चुका है। अरबों में पहुंच गया। अच्छा, ये चीजें तो एक तरफ, लोगों को इससे लेना देना नहीं, आपने जो टाइम फ्रेम दिया है उस पे भी आप अमल नहीं कर रहे। अब 5 अक्टूबर को ये चंद दिन बाद इनके 4 महीने कॉन्ट्रेक्चुअल टाइम पूरा हो जाएगा, और अभी खबर के मुताबिक सर्विस लेन तक पे काम नहीं, सर्विस लेन की तो कल तो उसका ऑर्डर हुआ है जिसमें अवार्ड सुनाया गया है कि हम ये 7.5 कनाल जमीन लेंगे, तो अब अवार्ड की इजाजत दी जाती है, जो कि हमेशा किसी भी मंसूबे के पैरेलल होता है। बिल्कुल, जिस वक्त मंसूबा अनाउंस होता है काम स्टार्ट हो जाता है, अवार्ड जब आप मंसूबे पे काम शुरू करते हैं अवार्ड सुना दिया जाता है, और मंसूबे के दौरान ही जमीन एक्वायर करके इस पे काम शुरू कर दिया जाता है। हम मंसूबा पहले मुकम्मल होने की तरफ जा रहा होगा, बाद में ज़मीन एक्वायर बाद में कर रहे होंगे, सड़कें बाद में बननी होंगी। अगर इस तरह की टाइम मैनेजमेंट करनी है तो ये तो बड़ी ही आसान बात है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी की टांग पहले बना दें, बाजू बाद में बना लेंगे, फिर सर किसी दिन फिर जोड़ लेंगे, उसके बाद जो है ना अल्लाह के फजल से हम ऐसे प्रोजेक्ट बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और फिर उसका नतीजा भी क्या निकलता है वो भी हम देख लेते हैं, प्रोजेक्ट्स जो इस तरह से कंप्लीट होते हैं। एक ही बड़ा प्रोजेक्ट था, उसका भी इन्होंने ऐसा पोस्टमार्टम कर दिया है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या होना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगली खबर की तरफ चलते हैं, और अगली खबर है नर्सों का सर्विस स्ट्रक्चर अपडेट करने की मंजूरी। दुर्नया, टाइम कम है, सीएम साहब ने नर्सेस पे ये मेहरबानी कर दी है, क्या आपने इसका बी पार्ट नहीं पढ़ा? अच्छा, अगला पढ़े कि स्कॉलरशिप पे बैरून मुल्क भी भिजवा देंगे, भिजवाएंगे। बिल्कुल, बेचारी नर्स जो है जिसका तो उसकी क्या सर्विस स्ट्रक्चर है, क्या है, वो तो बेचारे मरीजों के साथ रह के खुद मरीज हो जाती है, और इतने बुरे हालात होते हैं कि पुरसाने हाल नहीं होता। अब उनको सर्विस स्ट्रक्चर मांगते भी 10 साल तो मुझे हो गए देखते हुए। अच्छा, 10 साल से वो सर्विस स्ट्रक्चर मांग रही है, लेकिन अचानक आपने कहा कि नहीं, वो हायर एजुकेशन फॉरेन एजुकेशन के लिए उनको बाहर भी भिजवाएंगे, और जो पहले सरकार ने बाहर भिजवाए हुए हैं उनसे तो पूछने जाके वो किस हालत में। बिल्कुल ऐसे ही है। दुर्नया, वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे, आप न्यूज हेडलाइंस जानिए, और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ बात कर लेते हैं लाहौर चैम्बर के इंतखाबात के हवाले से। लाहौर चैम्बर के इंतखाबात का आज दूसरा मरहला है, और आज दूसरे दिन भी गहमा गहमी देखने में आ रही है। बहुत बड़ी तादाद में वोटर्स आ रहे हैं, अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे मरहले में आज एसोसिएट क्लास का दंगल है, और इस वक्त क्या सूरत हाल है वहां पर, शहजाद खान अब्दाली मौजूद हैं। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल है ना, लाहौर चैम्बर के इंतखाबात का आज दूसरा मरहला है। आज एसोसिएट क्लास का दंगल है, और यहाँ मंगल सा समा है। प्या फाउंडर अलायंस और लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के उम्मीदवारों के दरमियान टफ मुकाबले की तवक्को जो है वो की जा रही है। मजमूई तौर पर 10,760 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, और आज 300 बिजनेस वेमेन यानी बिजनेस वेमेन वोटर्स भी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगी। शाम 6 बजे तक पोलिंग का ये अमल जो है वो जारी रहेगा। 3 हफ्ते इलेक्शन कैंपेन जो है वो मुख्तलिफ मार्केटों में होती रही, और जोड़ तोड़ का सिलसिला जो था वो अरूज पर रहा। इसलिए प्या फाउंडर अलायंस की जो अपोजिशन है आज वो अपसेट करने के हवाले से पुरअज़म दिखाई दे रही है। मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो बड़ा मुकाबला जो है वो प्या फाउंडर अलायंस और लाहौर बिजनेस फ्रंट के दरमियान है। इसके अलावा एक नया ग्रुप जो है वो भी सामने आया है, वॉइस ऑफ ट्रेडर के नाम से। 6 उम्मीदवार हमारे सामने मौजूद है, और मजमूई तौर पर आज उम्मीदवारों की तादाद जो है वो 24 के करीब जो है सामने आई है। प्या फाउंडर अलायंस के उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो इनमें इमरान काशिफ बशीर, नासिर हमीद खान, मियाँ मकबूल सदीक, शाहिद नज़ीर चौधरी, सलीम अस्कर भट्टी, शहजाद भट्ट, नईम हनीफ, मोहम्मद अली अफजल के नाम नुमाया हैं। इस तरह अगर हम इसके मद्दे मुकाबल पैनल की बात करते हैं तो उनमें मोहम्मद अमजद चौधरी, इसके अलावा मियाँ जावेद अली, जैन अली, नबील महमूद,
साजिद अजीज़, मीर, मोहम्मद वसीम अब्बास कादरी और मोहम्मद राशिद के नाम जो हैं वो सरे फरिश्त हैं। इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर खूब गहमा गहमी देखी जा रही है। चूँकि 10,000 से ज़ायद वोटर हैं तो उनके एक एक दो सपोर्टर्स भी आ जाएं तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि लाहौर चैम्बर में क्या सूरत हाल इस वक्त होगी। बड़ी ज़बरदस्त गहमा गहमी है, ढोल की थापड़, ताजर वफूद की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। और इस इलेक्शन की यही खूबसूरती है कि शहर भर की मार्केटों, बाज़ारों, गली कूचों से ताजर बरादरी लाहौर चैम्बर का रुख करती है और इसी बना पर हम इसको शहर की बिजनेस कम्युनिटी का सबसे बड़ा इंतखाबी दंगल कहते हैं। इस वक्त इस दंगल के दो पहलवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। हाई साहब, फरमाइएगा, बड़ी कंपेन चलाई आप लोगों ने, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स रहा, आज क्या ऑप लेके आए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से आप देखें कि जिस तरह लोगों का जो जोश व जज्बा नज़र आ रहा है कि पहले कभी नहीं हुआ, कि आज सुबह 9 बजे से वोटर्स जो आना शुरू हो गए। और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ग्रुप प्यार फाउंडर अलायंस को जो है कामयाब करे। और मैं तमाम वोटर्स, तमाम कैंडिडेट से कहूँगा, देखें ये एक दिन है, ये गुजर जाना है, आपस में दिल में कोई ऐसी रंजिशें ना पैदा की जाए। हाँ साहब, आप बताइएगा, आप बिदन रोड से आए हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम प्यार फाउंडर अलायंस का हिस्सा हैं और उन्हें ही सपोर्ट कर रहे हैं, अंजुमन ताजरान लाहौर रजिस्टर्ड के प्लेटफॉर्म से। और इंशाल्लाह प्यार फाउंडर अलायंस जीतेगा इंशाल्लाह। नारकली बाजार के से आप तशरीफ आए हैं, खान साहब आप बताइएगा, धनी राम रोड के ताजर किस तरफ हैं आज? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कल देखा कि कॉर्पोरेट क्लास में प्यार फाउंडर भारी एक्सीडेंट से जीता है और इंशाल्लाह ताला आज भी प्यार फाउंडर जो है भारी एक्सीडेंट से जीतेगा। और ये जो हम जीतते हैं 17 साल से जो जीत रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमको डिलीवर करके देते हैं। और इस साल जो काम किया हमारे क़यादत ने, मैं मेंबर हूँ, इसी मेंबर हूँ, हमारे उनकी सरबराही में शेख इरफान इकबाल के जो काम किया आज तक 70 साल की तारीख में काम किया। बस वोट देंगे। बाबर महमूद साहब, आपका भी बड़ा वोट बैंक है, आप किस पलड़े में डाल रहे हैं, कौन सा पलड़ा पारी कर रहे हैं आज? इंशाल्लाह ताला जी शुरू से प्यार फाउंडर लाइन को वोट डालते आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा तो हमारा अपना कैंडिडेट भी हार रोड पे जो टिकटें मिली हैं 2, उस वजह से पूरा हार रोड भी जोशो खरोश के साथ यहाँ पे वोट कास्ट करने आ रहा है। हमारी दुआ है इंशाल्लाह ताला प्यार फाउंडर लाइन की फतह होगी। और उसकी खास वजह इस साल जो शेख इरफान साहब ने काम किए हैं, उन काम को देखते हुए इंशाल्लाह ताला फतह प्यार फाउंडर लाइन की होगी इंशाल्लाह। जोड़ तोड़ देखा हमने इस इलेक्शन की कैंपेन में, आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस जोड़ तोड़ की बुनियाद पे आज अपसेट करने में कामयाब हो जाएंगे, प्यार फाउंडर अलायंस के किले में शगाफ डाल सकेगा? जी इंशाल्लाह हम बड़े पुरुमीद हैं, क्योंकि हमें अपनी वर्किंग पे मान है। हमने ताजर बरादरी के लिए जो वर्किंग की है उस पर हम मुतमिन हैं और ताजर बरादरी भी हमसे मुतमिन है। हम जिस जगह पर, जिस मार्केट में भी गए हैं, हमें पजीराई मिली है। और इस दफ़ा लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट इस दफ़ा भारी अक्सरियत हासिल करके क्लीन स्वीप इंशाल्लाह करेगी। 9 से 16 तमाम ताजर बरादरी वोट कास्ट कर रही है और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से इस दफ़ा के जो रिजल्ट है, ये जो 17 साला आमरीत चल रही है, इसको हम तोड़ने में, इस गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देने में हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। आपने गुफ्तगू सुनी, कह रहे हैं कि जो 17 जी साल बिल्कुल शहजाद, गुफ्तगू तो हमने सुनी और हम देख रहे हैं कि खूब गहमा गहमी भी नजर आ रही है। अब जितने भी ये ताजिर रहनुमा हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो जीतेगा उसके कांधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। बड़ा शहर है और बिजनेस कम्युनिटी के यहाँ पर मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं, तो कितने ये लोग इस हवाले से जो है वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, कितने ये मुत्तहिद नजर आ रहे हैं कि आया अगर जीत जाते हैं तो ये बिजनेस कम्युनिटी की सही तर्जुमानी भी करेंगे, उनके मसाइल भी हल करेंगे, उनके लिए हर प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे। बिल्कुल जी, कोरोना की वजह से अगर देखा जाए तो ये साल जो है वो सनतो तजारत के लिए बड़ा स्ट्रेसफुल रहा। जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो बड़ी पेनफुल रही, दुकानों के अंदर जो ताजर थे वो परेशान रहे। एक तरफ कोरोना का मामला था तो दूसरी तरफ माशी बहरान भी अपने पूरे अरूज पर रहा। इसलिए प्यार फाउंडर अलायंस जो है वो पूरी उम्मीद है कि इन्होंने कोरोना के दौरान जो खिदमात सर अंजाम दी हैं, उन खिदमात के इवज़ शहर की ताजर बरादरी प्यार फाउंडर अलायंस का साथ देगी। और लाहौर चैम्बर के अंदर भी स्टेट ऑफ द आर्ट 1 विंडो सहूलियाती मरकज़ बनाया गया, इसके अलावा हॉल्स तामीर किए गए और इसके साथ साथ
छोटी संतों को, छोटे ताजरान को फ़ायदा दिलवाने के लिए हुकूमती सतह पर भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के सदर ने कोशिशें की, जिसके नतीजे में आपको याद होगा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिलासूद कर्ज जो है वो छोटे ताजरों के लिए कहा गया कि आप कर्ज लें, अपने मुलाजमीन को ना निकालें, मुलाजमत से फारग ना करें। इसके अलावा जो बिजली के 4 महीनों के बिल थे वो भी गवर्नमेंट ने छोटे ताजरों के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए 4 महीनों के पैसे, ताकि 4 महीनों में वो अपने पैसे इस्तेमाल करें, क्योंकि कोरोना के बायस माशी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। लेकिन इलेक्शन की कुछ डायनामिक्स जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं, जोड़ तोड़ की सियासत होती है, पसंदीदगी और नापसंदीदगी की सियासत होती है। इस बुनियाद पे जोड़ तोड़ का सिलसिला भी अरूज पर रहा। एक उम्मीदवार अच्छा शहजाद, मैं चाहूंगी कि आप ये तमाम जो उम्मीदवार यहाँ पे मौजूद है जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके ख्यालात से भी हमें आगाह करें कि अगर वो जीत जाते हैं तो वो किस तरह से बिजनेस कम्युनिटी की तर्जुमानी करेंगे, कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि तरजीही बुनियादों पर वो हल करेंगे और आवाज बनेंगे बिजनेस कम्युनिटी की। बिल्कुल, हमारे साथ एक यंगस्टर मौजूद हैं जो लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट के प्लेटफॉर्म से जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैन इनका नाम है। जैन भाई बताइएगा, हम पूछना ये चाह रहे हैं कि क्या मंशूर लेके आए हैं? 1 साल बड़ा स्ट्रेसफुल रहा है, कोरोना रहा है, माशी बहरान रहा है, तो क्या वोटर के लिए क्या उम्मीद लेके आए हैं? आपके पास मंशूर क्या है उसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये जितने भी जो हमारा जो पहले साल का मंशूर था, जिसमें हमने पासपोर्ट के ऑफिस, आईडी कार्ड का ऑफिस और आईडी कार्ड के डेस्क और दीगर ड्राइविंग लाइसेंस वाला जो डेस्क है, ये सारा हमारा मंशूर था, जो हमने क्योंकि हम ऑपोजिशन में थे और हम उसको अमल दरामद हमने उसको करवाया, क्योंकि ये इस टाइम इक़्तिदार में थे। और दूसरी बात रही कोरोना वायरस की, तो कोरोना वायरस में जो मुआशी बहरान रहा वो तो आम आदमी के लिए रहा, आम ताजिर के लिए रहा। यहाँ पे अगर जीत जाते हैं, फर्ज करें अपसेट हो जाता है, फिर क्या काम करेंगे अपने ताजर के लिए जो ढोल धमकों के साथ एक बड़ी उम्मीद लेके आ रहे हैं? सर, अगर हम इंशाल्लाह हम जीत जाते हैं तो हमारा एक मंशूर है, हमारा मंशूर जो पब्लिक भी हुआ है, हम इंशाल्लाह उसको प्रायोरिटी पे हम जो है उसको अमल दरामद कराएंगे। और हमारा जो सबसे बड़ा मसला है मार्केटों का, सबसे बड़ा जो मसला है वो पार्किंग का, बिजली का और बेवक्त बिजली जाने का, वो इंशाल्लाह हम सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो करवाएंगे। आपने इस उम्मीदवार की गुफ्तगू सुनी, उनका ये कहना है कि जो शहर की ताजर बरादरी का सबसे बड़ा और सीवियर किस्म का मसला है वो पार्किंग। अच्छा शहजाद, आपने कहा कि पिया फाउंडर अलायंस और लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट में कांटे का मुकाबला है, तो आपको किसका पलड़ा भारी लग रहा है? आप इतनी देर से बीट कर रहे हैं, बाखूबी आपको अंदाजा तो होगा ही कि किसका पलड़ा भारी लग रहा है और कौन एक्चुअली तर्जुमानी कर सकता है लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी की। हाँ ना, बिल्कुल, मैं आपको इस सिलसिले में वाज़े बताता चलूँ। अगर हम डोमिनेंस की बात करें, बर्तरी की बात करें, तो बिलाशुबा 17 साल पिया फाउंडर अलायंस को बर्तरी रही है और इस साल भी पिया फाउंडर अलायंस के अहदेदारान जो उम्मीदवारान हैं उनकी अक्सरियत ही कामयाब होगी। कोई इक्का दुक्का अपसेट जो है वो हो सकता है, क्योंकि जोड़ तोड़ की सियासत है, जोड़ तोड़ भी रहा। कुछ लोग जो थे वो पिया फाउंडर अलायंस से नाराज़ होकर दूसरे ग्रुप को वोट दे रहे हैं, तो इसलिए कोई अपसेट हो सकता है एक आध सीट पे। लेकिन अगर मजमूई तौर पर रिजल्ट की अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पर जो रिजल्ट है वो पिया फाउंडर अलायंस के फेवर में रहेगा। जो अपोजिशन है वो इस सरप्राइज़ के साथ बैठी हुई है कि शायद कोई उनका फार्मूला जो है वो काम कर जाए और अपसेट हो जाए। हमारे साथ हाजी हनीफ साहब मौजूद हैं जो शालम मार्केट के प्रेसिडेंट भी हैं। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया सिटी फोटो को वक्त दिया। फरमाइएगा, बहुत बड़ा टर्नओवर आज हम देख रहे हैं, लोग बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं, 10,000 वोटर हैं, सैकड़ों उनके साथ जो हैं वो हामी आ रहे हैं। कैसा देख रहे हैं आज के इलेक्शन को और क्या होप लेके आए हैं, जीतेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर आदमी आज पूरी उम्मीद है जी, मगर जो फैसले हैं ना मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में होते हैं। 5 चीज़ों के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी आदमी को अपने साथ शराकत में शामिल नहीं किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िंदगी, मौत, इज़्ज़त, ज़िल्लत और रिज़्क़ ये अपने पास रखे हुए हैं। इसके फैसले अल्लाह की रहमत से अल्लाह के घर में हो चुके हुए हैं। हमारी जद्दोजहद जारी है, मेहनत जारी है। इंशाल्लाह शाम को पिया फाउंडर अलायंस के जितने भी कैंडिडेट हैं 1 से 8 तक अल्लाह की रहमत से भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे इंशाल्लाह। आपने गुफ्तगू सुनी, हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे कुछ और लोगों से भी, उनसे बात करेंगे। अंजुमन ताजरान लाहौर के प्रेसिडेंट जो हैं वो भी एक बड़े वफद के साथ यहाँ पे पहुँचे हैं। आप भी माशाल्लाह बड़ा डोल धमाका साथ लेके आए हैं, बड़े वोटर लेके आए हैं, बड़े सपोर्टर लेके आए हैं।
क्या देख रहे हैं आज के इलेक्शन में? शहजाद भाई शुक्रिया आपका, लोग मोहब्बत करते हैं, उनकी मेहरबानी है। सारे इस तरह मुख्तलिफ टोलों में आए हैं, अभी मशीनरी वाले आए हैं, ऑप्टिकल वाले आए हैं, ये इनकी मोहब्बत है। और इंशाल्लाह आपको प्याफ फाउंडर अलायंस जो है ना कि बड़ा मार्जिन बताएगी कि यार क्या किया, क्योंकि इसमें हमारी शायद कम मेहनत है। जो ये प्याफ फाउंडर अलायंस की जो बुजुर्गों की मेहनत है ना, वो एक रंग लाएगी। जितना चैम्बर में काम हो रहे हैं ना, वो पाकिस्तान की तारीख में किसी जगह पे भी ऐसे नहीं हो रहा। तारीख में ऐसे काम नहीं हो सके। एक और चीज़ अना मेंशन यहाँ पे करता चलूँ, नासिर सईद मरहूम की खिदमत बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त रही हैं। अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे। उनके साहबजादे भी आए हैं जिनका ताल्लुक निस्बत रोड कैमरा मार्केट से, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपके वालिद का बहुत बड़ा नाम रहा, बहुत काम किया उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए। मुझे याद है जब वो वफात पा गए, इस दुनिया से रुखसत हुए, तब भी वो इन ताजरों के काम करते हुए इस दुनिया से वो चले गए। आप उनके साहबजादे हैं, आप उनके मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्या होप कर रहे हैं आज के इलेक्शन के हवाले से? जी शहजाद साहब, जैसे आपने कहा कि नासिर सईद साहब की याद तो यहाँ पे मेरे ख्याल से खड़े हर बंदे को आती है, और इंशाल्लाह हम उनका विज़न लेके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका फाउंडर ग्रुप जो है आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्याफ फाउंडर अलायंस इंशाल्लाह आज भी भारी अक्सरियत से जीतेगा, जिस तरह पिछले कई सालों से जीतता आ रहा है। और सब वोटर्स से दरख्वास्त है कि 1 से 8 पर स्टैंप लगाए, बीच में किसी मेंबर को स्किप ना करें। पैनल का किसी मेंबर को स्किप ना किया जाए। लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट का भी आज ज़बरदस्त मुकाबला जो वो देखा जा रहा है। बड़ी तादाद में इनके भी जो वोटर्स और सपोर्टर्स हैं वो आए हैं, और आज तो ये की जा रही है कि तकरीबन 10,760 चुके वोट हैं, तो 50% वोट जो है वो कास्ट होने की तवक्को है। 5,000 के आसपास 50% वोट आज कास्ट होने की तवक्को है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने डिटेल से हमें आगाह किया। अब जितने भी हमने देखा कि उम्मीदवार हैं, सबकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि वो बिजनेस कम्युनिटी की तर्जुमानी करेंगे और सारे मसाइल जो हैं उनके वो हल करेंगे। तो हम गुड लक भी कहेंगे, क्योंकि बड़ा शहर है, बहुत सारे मसाइल हैं, और बिजनेस कम्युनिटी के अगर मसाइल हल ना हो तो उस तरह से कारोबार भी नहीं चल सकते हैं। हर कोई अपना मसला लेकर आ जाता है, तो ये मसाइल हल करना जो है इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है, इसीलिए इनको इलेक्ट किया जाता है, और यही उम्मीदें बिजनेस कम्युनिटी इनसे लगाती है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, फहद भट्टी ने हमें साम खबर से आगाह किया। जैसे मजीद अपडेट्स आएंगी आप तक पहुंचाएंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं आपको बताना चाहूंगी कि शहर लाहौर के सरहदी इलाके कदीम तारीखी शानदार इमारतों, हवेलियों, रिहायशी किलों का सकाफती विरसा खुद में समोए हुए हैं। इन्हीं इमारात में से एक सरदार जवाला सिंह सिंधु की हवेली भी है। इस हवेली से हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं और फिर इसकी तारीखी अहमियत पे हम बात करेंगे। हुकूमत को चाहिए कि इस तारीखी विरसे की हिफाजत करे। कैमरामैन जी तो नाज़रीन, अफीफा की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, बिलाशुबा कौमें अपने विरसों से पहचानी जाती हैं, लेकिन अब इस विरसे की, इस शानदार इमारत की हिफाजत किसने करनी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और टाइम टू टाइम इस पर आवाज़ उठानी चाहिए जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहाँ पर है? क्यों इतनी शानदार इमारतों को जो है टाइम टू टाइम इनकी रेनोवेशन की तरफ जो है वो नहीं देखा जाता? बिलाशुबा ये वो विरसा है जो कि अपनी मिसाल आप है, जो कि हमारी सकाफत का ज़बरदस्त मुजाहरा भी करती है। तो इस पर बात कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। तारुफ में आपके साथ कराना चाहूँगी, सरदार फैजुल्लाह सिंधु साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या थैंक यू फॉर हैविंग मी। ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। मैं जिस तरह से मैंने रिपोर्ट में पूरी ये हवेली देखी है, सीरियसली बहुत ज़बरदस्त ये हमारा विरसा होता है, और इसकी हिफाजत भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त हमने उसकी हालत देखी है, क्यों इस पे जो है हम फोकस नहीं कर पाते हैं? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्यों कभी आपने इस पे आवाज़ नहीं उठाई? ये हम तो जी अप्रोच करते रहते हैं गवर्नमेंट लेवल पे सारे। अभी पीछे डीजी वर्ल्ड सिटी कामरान शारी साहब आए थे, उन्होंने कोई पॉजिटिव एटीट्यूड हम शो किया है कि इसे रेनोवेट करेंगे। बाकी इंडिविजुअल लेवल पे हम इसे रेनोवेट करते रहे हैं अपने लेवल पे, लेकिन ये अब गवर्नमेंट लेवल पे अगर सारा रेनोवेट हो तो मेरे ख्याल में ये सिख हेरिटेज का एक तकरीबन वाहद या कुछ चंद में से लेवल पे आप उस तरह से काम कर ही नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ी ये हवेली है। बिल्कुल, आपने हर हिस्से को उसकी असल हालत के मुताबिक ही मेंटेन करना है ना, आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली तारीखी इमारत है, इनकी अपनी एक खूबसूरती है, अपनी एक अहमियत है, तो आप इंडिविजुअल लेवल पे उस तरह से काम कर भी नहीं सकते हैं। जी, वो तो जितने हमारे रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से हम थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कर रहे हैं, इसी वजह से ये अभी तक यानी कि बची हुई है।
अगर यानी कि गवर्नमेंट लेवल कुछ साल पहले इसे रेनोवेट करती तो इसकी शान शौकत ही कुछ और होती आज। जैसे सिख टूरिस्ट पहले भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इधर हमारे पंजाब में। ये मेरे ख्याल में सिख हेरिटेज का एक या सिंगल कह लें या कुछ जो चंद बड़े बड़े उनमें से एक बिल्डिंग है। अगर इसे रेनोवेट किया हो तो यकीनन आगे टूरिज्म भी बहुत होगी, यानी कि प्रमोट होगी। हमारे वो लोग देखने वाले लाहौरिये, बरकी रोड पे ये वाकई हवेली है, अब इसकी तारीखी अहमियत के बारे में जरूर मैं चाहूंगी कि आप डिटेल में बताएं, और ताकि लोग इसको विजिट करें तो लोगों को पता हो कि इसकी तारीखी अहमियत क्या है। ये जी सरदार ज्वाला सिंह हमारे ग्रेट फोरफादर थे। सरदार रंजीत सिंह की फौज के वो सिपा सलार थे और साथ में हमजुल्फ भी थे। महारानी जिंद कौर थी उनकी, रंजीत सिंह की सबसे यानी कि छोटी जो बीवी थी ना, यंगेस्ट, उनकी जो एल्डर सिस्टर थी वो हमारे यानी कि सरदार ज्वाला सिंह ग्रेट फोरफादर के साथ उनकी शादी हुई थी। अच्छा। तो ये उन्होंने 18 समथिंग में अपनी राइश के लिए ये किला तमीर किया सरदार ज्वाला सिंह ने। फिर टाइम के साथ साथ यानी कि नस्ल दर नस्ल चलता रहा आगे, यानी कि इनहेरिट होता रहा है। एंड लेवल पे यानी कि 1947 तक पार्टीशन तक हमारे पास यानी कि मेरे परदादा जान थे सरदार हरचरण सिंह, वो 42 में मुसलमान हो गए, सरदार नसरुल्लाह उनका नाम हो गया। बाद में पार्टीशन के बाद हमारी ज़्यादा जो थी सारे बरादरी जिसे कह लें या रिलेटिव्स थे वो सिख थे, वो पार्टीशन के बाद चले गए उधर। एक वो हमारे परदादा जान थे और मेरे दादा थे, वो मुसलमान हुए, वो हम इधर रह गए। फिर यानी कि टाइम के साथ साथ रेनोवेट होता रहा, लेकिन 65 और 71 की जो वार्स थी उसमें कुछ वैसे बॉर्डर पे थी हवेली, गाँव चूंकि बॉर्डर पे है तो ऑक्यूपाइड हो गया था इलाका सारा बरकी रोड तक। तो वो फिर उन्होंने ज्यादा बर्बादी की है, जो यानी कि आते रहे सिख वगैरह या हिंदू। जब कुछ 17 दिन गालबन रहा है 1965 की जंग में ना, वो कब्जा रहा है बरकी रोड तक, तो उसमें ज्यादा इसकी तबाही हुई है। फिर टाइम के साथ साथ गवर्नमेंट के भी कुछ बंदे कुछ यानी कि वैसे महकमे विजिट करते रहे, कहते रहे। उसके बाद इस हवेली में कोई रेनोवेशन का, कोई मेंटेनेंस का काम हुआ या नहीं हुआ? उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पे हमने किया अपने यानी कि रहने के काबिल यानी कि बनाने के लिए। फिर हम राइश शिफ्ट हो गए हैं इसके साथ ही अगली साइड पे ना, तो तब से ये तकरीबन इसी रेनोवेशन हुई है। आपका में यादें यहाँ से जो जुड़ी हैं वो शेयर करना चाहें, क्योंकि आपने कहा कि हम रहे भी हैं इसमें और इसको हम टाइम टू टाइम ठीक भी करते रहे हैं। क्या मनाजिर हैं इस हवेली के अंदर के, क्योंकि अभी हमने रिपोर्ट जो दिखाई है उसमें एक सुरंग अफीफा ने दिखाई है, उसके बारे में भी बताइए। इसका ये कि कहते हैं कि जैसे शाही किला है ना, ये कह लें कि ये छोटे पीस में वही तकरीबन चीज़ है, सेम चीज़ है ये वही। इसमें सुरंग थी, तहखाना, अभी बेसमेंट भी है। अभी तहखाना जो एक सुरंग थी वो जाती थी शालामार बाग, इसकी सुरंग के साथ वो अटैच होती थी। एक वो गांव के बाहर तक जाती थी सिक्योरिटी पर्पज के हवाले से, कुछ वैसे पर्दे के हवाले से कि जो सरदार नहीं होती थी वो जाती थी। और बरकी रोड से शालामार बाग तक की सुरंग जाती थी जी, बिल्कुल। अच्छा। ये चूंकि सरदार रंजीत सिंह का दौर था और उनके जो मेन एक सिपा सलार थे, मेन रिलेटिव थे, सबसे यानी कि जो सरदार अहम थे वो हमारे गांव वाले थे। इधर हमारे गांव का म्यूनिसिपल सिस्टम था उस जमाने में ना, सुबह शाम सफाई होती थी, बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड्स थे। एक यानी कि मेन कैपिटल था कोई बरकी रोड से, उस साइड पे 85 विलेजेस हैं अभी लाहौर में, और अमृतसर में भी तकरीबन इतने ही विलेजेस थे। ये तकरीबन को 170 या अप्रोक्सीमेटली 200 विलेजेस का ये कैपिटल था। अच्छा। और सरदार ज्वाला सिंह थे ये यानी कि मेन सिपा सलार थे, मेन जनरल थे। ये मुल्तान जब फतह किया सरदार रंजीत सिंह ने तो ये सिपा सलार थे, ये सबसे आगे थे। कश्मीर फतह किया रंजीत सिंह ने अपने दौर में तो ये सरदार ज्वाला सिंह थे, उन्होंने यानी कि जाके सारा फतह किया है। इस हवाले से यानी कि ये एक बहुत अहमियत का हामिल है, बिलाशुबा अहमियत का हामिल है। अच्छा, मुझे कुछ सुरंग की हालत बताइएगा। अब तो जिस तरह से टाइम इतना गुजर चुका है, उसको मेंटेन करना, कुछ उस पर काम किया गया है? जी हमने मेंटेन ना 5-7 साल पहले इसको मेंटेन किया है एक मरतबा ना, पूरा बाकायदा तौर पे। अभी बेसमेंट है, उसमें 4-5 कमरे हैं राइश के लिए, नीचे फवारा टाइप है, एक कुआं होता था यानी कि पार्टीशन से पहले जब हवेली थी, वो पानी सारा सर्कुलेट होता था उस कुएं के जरिए से पूरी हवेली में। तो अभी भी बेसमेंट है, 4-5 कमरे हैं, नीचे रहने का नीचे पूरा सिस्टम हमने रेनोवेट किया था। अभी फिर यानी कि टाइम के साथ साथ थोड़ी सी हालत फिर गैर हो गई है, अभी फिर यानी कि उसको टाइम के साथ हम करते रहते हैं। अच्छा, जो विजिटर्स आते हैं उनके लिए ये सब चीजें अभी उस तरह से हैं कि जिस तरह आपने बताया वहाँ पे फवारा है, पानी का सिस्टम है, ये चीजें रखी गई हैं विजिटर्स के लिए? नहीं, वो कुआं अभी खत्म हो गया, वो फवारा है। अभी भी जो विजिटर आते हैं वो देखते हैं। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि डेली बेसिस पे कोई 7 से 10 आदमी यानी कि कोई लाहौर से कोई कहीं से आ रहा है वो विजिट करते हैं। बाकी महकमे भी काफी करते हैं, बताया कामरान लशारी साहब आए थे पीछे, सरदार महेंद्रपाल सिंह हैं पार्लियामेंट सेक्रेटरी, वो गए थे थोड़ी देर पहले ऐसे, और हमारे रिश्तेदार भी आते रहते हैं। ज्यादा तो वो भी हमें यानी कि फोर्स करके रखते हैं कि आप इसे मेंटेन करें, क्योंकि उन्होंने तो ये समझ लें कि उनका मेन राइशगाह थी हुकूमत की है उन्होंने सारे इलाके में,
तो हम मेंटेन करते रहते हैं अपने यानी कि सोर्सेज के हिसाब से टाइम के अच्छा, साथ। सुरुंग के अलावा ऐसी हवेली में कौन सी ऐसी जबरदस्त जगह है जो आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहते हैं कि अगर वो आए तो वो जगह भी जरूर देखें? इधर है कि ये जैसे नीचे तय खाना है, ऐसे दीवारों में भी हैं सुरंगें। अच्छा, ये सिक्योरिटी पर्पज के वाले से, ये वैसे कोई यानी कि खास विजिटर आए उसको हम दिखाते भी हैं, यानी कि सिक्योरिटी पर्पज के वाले से उन्होंने ना दीवारों में यानी कि सुरंगें तय खाने बनाए हुए थे, वो अभी भी हैं। ये नीचे तय खाना है, अभी नकाशगारी बहुत अच्छी हुई है हवेली में, यानी कि 200-250 साल पहले हुई थी, अभी भी उसके सारे आसार नजर आते हैं। अभी भी आप उधर आए, सही सही 4 मंजिला हवेली थी, को 100 के करीब कमरा था इधर, 4 मंजिला हवेली और 100 के करीब कमरा है। और इसको मेंटेन रखना, इसको इसकी हालत में बरकरार रखना एक बहुत बड़ा टास्क है, जिसमें बिलाशुबा वॉल सिटी को ही अपना किरदार अदा करना है। वही उन्हीं का काम है और बेहतर तरीके से वही ये सरअंजाम दे सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि हम इंडिविजुअल लेवल पर तो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इसको इसकी असल हालत में बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे विजिटर्स आते हैं और हमारे तो शहर की सकाफती पहचानी जाती है हमारी इन बिल्डिंग्स की वजह से। अंदरून शहर की बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जिनको लोग विजिटर्स देखने के लिए आते हैं। बाहर से जो विजिटर्स आते हैं वो इस हवेली के बारे में क्या रिमार्क्स देते हैं और कैसा लगता है आपको? हमें तो जारी बात है, हमारी जो प्रमोट होती है, हमारी सकाफत है, हमारी फैमिली जो है सारी प्रमोट होती है, हमें तो बहुत जारी बात है, खुशी होती है। दूसरी, पाकिस्तान के यानी कि विजिटर तो आते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा सिख आते हैं कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से, क्योंकि एक तो उनकी हिस्ट्री में ये सरदार ज्वाला सिंह का एक बहुत बड़ा नाम है, और दूसरा इस हवेली के बारे में एक गुरुद्वारा भी है हमारे गांव में। अच्छा। उधर इनके हैं कि छठे गुरु थे सरदार हरगोबिंद सिंह, उनका वो गुरुद्वारा है, उसकी बहुत अहमियत है सिख हिस्ट्री में। तो वो जो सिख यानी कि स्पेशली ये हवेली और वो गुरुद्वारा देखने के लिए आते हैं स्पेशल। सही सही, ज़बरदस्त। अच्छा, मैं बहुत सारे लोग जो हमारा शो देख रहे हैं उनसे भी कहूँगी कि ज़रूर ये शानदार हवेली वो भी विज़िट कीजिए, क्योंकि इसकी तारीख़ी अहमियत जैसा कि बताई हमारे मेहमान ने बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ज़बरदस्त इसके नज़ारे भी हैं। ज़रूर जाइए, सकाफ़त के रंग यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, ज़रूर देखिए। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैसेज यही देना चाहेंगे कि जैसे हवेली के हिसाब से कि यानी कि सकाफत को आप प्रमोट करें। जैसे लाहौर शहर है, एक बड़ा सकाफती शहर है, सिखों के हवाले से देख लें, मुगल दौर में देख लें, सिखों में देख लें, मुगल में, अंग्रेजों की हुकूमत में देख लें, लाहौर का एक अपना मुकाम रहा है। बिल्कुल। उसमें खास तौर पे ये जो बिल्डिंग्स थी उनका रहा है। तो मैं गवर्नमेंट को खास तौर पे कहना चाहता हूँ कि ये जो बिल्डिंग्स हैं इनको टाइम के साथ रेनोवेट करते रहें, ताकि लाहौर शहर की भी सकाफत उसी तरह से और शहर का हुस्न असल में ये बिल्डिंग्स ही हैं और इनको हम बरकरार रख सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम में अभी हम आपको बताने वाले हैं एक मज़े की रेसिपी। और बच्चे जो हैं आजकल फरमाइशों पे फरमाइशें करते हैं और कुछ नया सभी लोग ट्राई करना चाहते हैं। तो कुछ जब नया की बात होती है तो हम सायरा की जानिब रुख करते हैं। सायरा बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करती हैं, तो सायरा की तरफ चलते हैं और जानते हैं आज वो कौन सी रेसिपी हमारे साथ शेयर करने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम सायरा, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम अना, आपका क्या हाल है? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सायरा, मैंने कहा कि सायरा हमेशा बड़ी मजे मजे की रेसिपी हमारे साथ शेयर करती हैं और कुछ नया हमें बनाकर दिखाती हैं। आज क्या बनाने वाली हैं आप? जी जी, आज हम बहुत ही एक एनर्जेटिक ड्रिंक बना रहे हैं, जो कि बच्चों के स्कूल खुल गए और कुछ जो कोरोना से पेशेंट अभी बहाल हो रहे हैं उन सब के लिए ये जबरदस्त ड्रिंक होगा। ठीक है, ये सुबह के वक्त, इसका नाम सनराइज स्मूदी है और हम ये सुबह के वक्त पिए तो हमें ना एक बहुत ज्यादा एनर्जी मिलेगी और बहुत शानदार ड्रिंक है ये इंशाल्लाह। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। 1 कप दूध, ठीक है, और दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है, ये पेट के बैक्टीरिया और चीजें मार देता है, तो इसलिए इसमें दही का इस्तेमाल हम करेंगे 3 चमचे। और माए घर में दही बनाए तो बेस्ट है, ठीक है जी। 1 चम्मच चीनी का जाएगा। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, लेकिन मैं चीनी कम यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं इसमें मीठे के तौर पे अंजीर डालूंगी, ठीक है। 2 अंजीरें हैं और इधर मेरे पास किशमिशें पड़ी हुई हैं। सही सायरा, आपने अंजीर का इस्तेमाल किया है तो इसका कोई ज्यादा स्पेसिफिकली इस्तेमाल इसका इसलिए किया जा रहा है कि इसका फायदा होता है? जी जी जी, ये इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत बूस्ट करने में फायदा देती है। साथ में जो मैं किशमिशें या रेजिन्स यूज कर रही हूँ ये भी फॉरन इम्यूनिटी बूस्टर है, ठीक है। तो मैंने ये देख के रखा है कि जो बच्चे हैं वो अंजीरें नहीं खाते और ये चीजें नहीं खाते, तो उसके लिहाज से ये बहुत बेस्ट हो जाएगा।
ठीक है जी। और जो खासतौर पर बूढ़े लोग हैं जिनके दांत नहीं होते वो अंजीर नहीं खा सकते, तो ये ड्रिंक उनके लिए भी बेस्ट है। ठीक है जी। साथ में हम इस पे डालेंगे 2 केले। सही। और हम इसका मुझे तो लगता है ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक बन रही है सायरा। जी जी जी। इसको हम अगर चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं केलों को, अगर जैसे पीचेस है, पीचेस से हम रिप्लेस कर देंगे तो वो भी बड़ा मजे का बनता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद करते हैं। जी 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 बिल्कुल। लेकिन बच्चे केले पसंद करते हैं और वो इजीली अवेलेबल है और सस्ते भी बहुत है, मैंने इसलिए केले यूज किए। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सायरा जब इस तरह की रेसिपीज बनाती हैं तो मेरा बहुत दिल करता है कि मैं सायरा के पास मौजूद हूँ और जरूर टेस्ट करके भी आपको बताऊं। अना आप घर आ जाए। इंशाल्लाह सायरा, जरूर जरूर इंशाल्लाह। मेरी अम्मी आपको सलाम कह रही है, वो भी पास ही बैठी हुई है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। सायरा भी आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही क्योंकि इस वक्त ब्लेंडर आप चला रही हैं तो आवाज़ इस तरह से हमारे तक नहीं आ रही है। जी बस मैंने इसको अभी थोड़ा सा चंकी रहने दिया है क्योंकि मुझे चंकी पसंद है। आपको कम हो तो आप इसको और ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम इसको ग्लासेस पे निकालेंगे और मैं आपको पी के टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। 2 ग्लासेस रखे हैं ना मैंने, एक आपके लिए एक अपने लिए। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत परफेक्ट बना है। और जो इसकी चीनी है वो इतनी जबरदस्त है कि कोई भी पी सकता है। अगर कोई डाइट कर रहा है तो उसके लिए भी बेस्ट है। लेकिन सायरा आप तो जो भी बनाती हैं की कर देती हैं और बहुत ही मुनफरिद रेसिपी आज आपने हमारे साथ शेयर की है। अब मुझे ये बता दीजिएगा इसमें जो चीजें आपने इस्तेमाल की, आपने कहा स्पेशली ये बच्चों के लिए बहुत मुफीद है, कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल की और ये किस तरह से मुफीद है, एक दफा हमारे व्यूअर्स को बता दीजिएगा। जी जी। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है अंजीर। अंजीर जो है वो हमारा कॉन्स्टिपेशन सिस्टम, जो अगर किसी को हुआ है, बच्चों को आजकल काफी मसला हो जाता है, वो सेट करेगा। ठीक है। उसके साथ इसमें इम्यूनिटी के लिए बहुत जबरदस्त है। तो हम अंजीर खाते हैं स्पेशली क्योंकि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी फेवरेट गज़ा है। तो मैं ये जरूर रिकमेंड करूंगी कि जो बच्चे हैं वो लाजमी इसके साथ दरूद शरीफ पढ़ लें, तो ये आपको सवाब भी मिलेगा और आपकी इम्यूनिटी और इंक्रीज। जबरदस्त, कमाल हो गया सायरा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही मजे की रेसिपी जरूर हमारे देखने वाले ट्राई करें। बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। जो जो चीजें इसमें इस्तेमाल की गई हैं बहुत ज्यादा हेल्दी हैं, तो आपके बच्चे जो है वो सेहतमंद भी रहेंगे। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। तो हसन हमारे साथ मौजूद होंगे। हसन बताइएगा मार्केट में सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं? बिल्कुल, शहर में महंगाई का जंग जो है वो बेकाबू होता जा रहा है। हर चीज़ की कीमत को आग लगती नज़र आती है। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम नज़र नहीं आते और ख़ास तौर पे जो सरकारी निर्खनामा है उसके मुताबिक शहर के किसी भी इलाके में कोई भी शय जो है वो दस्तयाब नहीं है। अगर कीमतों की बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर जो हैं वो 120 रुपये से लेकर और 150 तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज 60 से 70 रुपये, जबकि आलू जो है वो 70 से 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह से लहसन जो है वो 350 रुपये, जबकि अदरक जो है वो 650 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लीमू 180 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, जबकि मौसमी सब्जियाँ जो हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा का सिलसिला जारी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जारी करदा सरकारी निर्खनामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियों की फ़रोख्त को यकीनी बनाएं, जबकि दूसरी तरफ जो सब्ज़ी फरोश हैं वो यही कहते नज़र आते हैं कि जब तक मंडी में कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक शहर के किसी भी इलाके में जो सरकारी निर्खनामा है इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। इसके साथ साथ अगर बात की जाए ब्रायलर की कीमत की तो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज मुर्गी के गोश्त की कीमत में 1 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद शहर में मुर्गी का गोश्त 197 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है, जबकि फार्मी अंडों की कीमत में भी 1 रुपये फ़ी दर्जन का इजाफा किया गया है। हमारे साथ मौजूद थे और मार्केट में सूरत हाल क्या है आप हमें बता रहे थे, और जैसे कि हसन कह रहे थे कि सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद ख्वाब बनकर रह गया है और इसके लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जैसे कि CM साहब ने कहा था मुतहरिक हो चुकी हैं,
वो कहाँ मुतहरिक हुई हैं ये तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लोगों के मसाइल तो वैसे के वैसे हैं। लोग बार बार एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि सब्जियों की कीमतों में कमी लेकर आई जाए। इसका हल हुकूमत की जानिब से ये निकाला जाता है कि एक निर्खनामा जो कि कागज़ की हद तक महदूद होता है, जिस पर लिख दिया जाता है कि कौन सी सब्जी कितनी कीमत पर मिलेगी, वो आवेज़ा कर दिया जाता है और हर दुकानदार को पाबंद बनाया जाता है कि उन्होंने अपनी शॉप पे वो कागज़ चिपका ज़रूर करना है। अब कागज़ के उस टुकड़े की अहमियत क्या है वो कहीं पे हमें नज़र नहीं आती है, क्योंकि जो रेट्स मुकर्रर किए गए हैं उस पे आपको जो सब्ज़ी मिलती है वो इंतहाई सब स्टैंडर्ड होती है, वो कोई भी नहीं ख़रीदता है। दुकानदार से जब आप अच्छी चीज़ की डिमांड करते हैं तो उसने कैटेगरीज बना रखी होती हैं कि यहाँ पर आपको सरकारी नरखनामा मिलेगा और यहाँ पर अगर आप अच्छी चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं तो वो आपको मिलेगी। अब इस पे ख़रीदार कहाँ पे जाएं, ये सवालिया निशान है और इस पे इंतज़ामिया कितनी मुतहरिक है ये तो सभी को पता है, क्योंकि मार्केट में लोग परेशान ही नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मीट रेट्स में आपको बताऊंगी। अगर आप जाएंगे जेनिथ शॉप पे तो यहाँ से आप बीफ पर केजी खरीद सकेंगे 450 रुपीज़ में और बीफ मिन्स आपको मिलेगा 850 रुपीज़ में। मटन पर केजी यहाँ पे अवेलेबल है 1350 रुपए में और मटन मिन्स आपको मिलेगा 1650 रुपए में। और इसके बाद ये चिकन रेट क्या है, गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है 128 रुपए किलो में और इसका बना हुआ गोश्त 197 197 रुपए किलो में आपको मिलेगा। जी तो आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं बचत बाजार। सबसे पहले सेल्स कहां लगी हैं आपको मैं बताऊंगी। अगर आप जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए तो निशात लिनन पे अप टू 70% ऑफ है, यहाँ पर आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट अगर आप आउटफिटर पे जाएंगे यहाँ पर अप टू 50% ऑफ है, यहाँ पर भी आप जा सकते हैं और अपनी पसंद की शॉपिंग कर सकते हैं, सेल से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। मुख्तलिफ ब्रांड्स पर सेल्स लगी हैं जहाँ पर आप जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। वीकेंड है तो वीकेंड पे आप भरपूर शॉपिंग कीजिए, वीकेंड एंजॉय कीजिए। इसी के साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।